Hello student of 10th class. In this video I am going to discuss how is federalism practiced. As you know that in previous video if you have watched that we have discussed what makes our country as a federal country. What features of our governance we are finding in our country in India that makes our country as a federal system of country government. Although we know that there is nothing where cleared and mentioned in our constitution that India is federal country, but in the view of feature of federalism, it can be said that India has federal structure. Okay. Now, how is federalism practiced? What factors and what system government develop and how it make strengthened the federal relation with state? What are they? अब इस डायमेंशन में हम तीन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे. वो ये है कि that first dimension of in our country, that is linguistic states. That is linguistic states. Linguistic states state, it means based on language, states based on language. And second dimension we will discuss language policy. Language policy of India. And third we will discuss center state relation. Center state relation. Okay, let's try to understand one by one. This is not many written work on board, that is linguistic states. After the partition of our country, now we have, it means India has 28 states and 9 union territory, but when we got freedom, that was not same. At that time only 14 states there were and some union territories, 6 union territories. तो क्या हुआ कि जो हमारी स्टेट्स का डिमांड होना, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी जो है, कास्ट की डाइवर्सिटी, रेसेज की डाइवर्सिटी, रिलीजन की डाइवर्सिटी, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. तो एक यूनिफॉर्म लॉ एंड यूनिफॉर्म पॉलिसी कैन नॉट कंट्रोल एंड हैंडल एंड गवर्नेंस फॉर ऑल. Then people after partition, after independence when we got, they started to separate state on the basis of their ethnic culture, ethnic composition, ethnic language they demanded. हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डिसाइड किया कि कैसे इसको हैंडल किया जाए. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया और बाद में डिसीजन आता है कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट को नहीं डिवाइड किया जाना चाहिए. दिस विल लीड दिस इंटीग्रेटी इन आवर कंट्री. बट अल्टीमेटली हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ को डिसाइड किया कि हम लिंग्विस्टिक आधार पर स्टेट्स को क्या किया जाएगा, डिवीज़न किया जाएगा. तो जहाँ जहाँ पर भी लगा कि यहाँ पर इससे एक डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं और इनकी लैंग्वेज की एक इनका अपना क्लासिकल कल्चर इस लैंग्वेज को लेकर के, तो इस आधार पे लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमारे यहाँ बनने लगे. यानी हमने अपने सेकंड टीयर को बढ़ाना शुरू कर दिया. हमने अपने सेकंड टीयर को बढ़ाना, सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट का नंबर्स ऑफ सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट वी हैव स्टार्टेड इंक्रीज. अब पहला जो आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश लैंग्विस्टिक आधार पर पहला स्टेट बना. तो अगर आप देखते हैं फेडरल सिस्टम में हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने अपने ही कंट्री में कुछ और स्टेट्स को सेपरेट करके एक ऑटोनॉमी दे दी कि भैया आप खुश रहिए. ओके, वी आर प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी and your own policy and you're not independent, you are all under control
इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये लिंग्विस्टिक पॉलिसी ने भी क्या क्या स्ट्रेंथन किया, और आज देख सकते हैं कि कई लैंग्वेज जैसे महाराष्ट्र मराठा का था, गुजरात गुजराती का, पंजाब पंजाबी, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, बिहार झारखंड। कुछ जियोग्राफिकल फीचर के आधार पे गवर्नेंस की गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के आधार पे कि कहाँ पर बहुत बेहतर सूटेबल तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके आधार पे भी गवर्नमेंट उन्होंने बनाया, और लैंग्वेज और उनके कल्चर को भी ध्यान रख करके इस चीज़ को पे काम किया गया, ठीक है। ये ऐसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने भी हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम को प्रैक्टाइज्ड किया, ठीक है, एक स्ट्रेंथन किया, यूज में लाया। लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री, लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री। इफ यू सी इन श्रीलंका, इफ यू studied in first chapter that we have studied that in 1956 Sri Lankan government passed an act that and introduced that only Sinhala language will be official language for all candidate, even that any community is speaking what language, that doesn't matter, but all of them have to learn Sinhala language, and if they want to apply in universities and government jobs, they have to deal in that language. बट हमारे यहाँ इस चीज़ को दिक्कत हो, हमने 1965 में हमने कहा दिया कि भैया देखिए इंग्लिश नहीं रहेगी, हिंदी को हम क्या करेंगे अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। अब चूंकि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होने के नाते हमारे टॉप लीडर ने इस चीज़ को बहुत, कॉन्स्टिट्यूशन मेक करने में इस चीज़ को बहुत बढ़िया ध्यान दिया था। सो उसने किसी नेशनल लैंग्वेज नहीं बना। हमारे देश में नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, आप इसको दिमाग में रखिए। देश में राष्ट्रभाषा नाम का कोई शब्द नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी नहीं है, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हमने क्या किया, इंग्लिश को 65 में हटाया, लेकिन फिर हमने बाद में इंग्लिश को क्या क्या कर लिया। अब चूंकि हिंदी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, यानी हिंदी और इंग्लिश में कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है, पढ़ाई कर सकता है, गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। फिर बाद में कुछ ऐसे लैंग्वेज आए जो लैंग्वेज के बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी, उनको चैलेंजेस थे कि हिंदी और इंग्लिश सीखें। तो हमने क्या किया, उनके भी इंटरेस्ट को हमने ऑब्जर्व किया। वी ऑब्जर्व देयर इज इंटरेस्ट एंड मेड ग्रेजुअली वी इंक्रीज्ड आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, वी इंक्रीज्ड आवर ऑफिशियल लैंग्वेजेज, और अल्टीमेटली हमने आज 22 लैंग्वेजेज जो हैं हमारी, ये ऑफिशियल एंड शेड्यूल्ड लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि ये 22 लैंग्वेजेज जो रहेंगे ये क्या रहेंगे, शेड्यूल 8th में है, ठीक है। 7th में आप डिवीजन ऑफ पावर पढ़ेंगे, शेड्यूल 8th में हो सकता है मैं दिमाग से उतर रहा हूँ, तो 8th है उसको देख लीजिएगा। तो क्या है कि 22 लैंग्वेज आज हमारे हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भाषा। अब देखिए 22 मेजर लैंग्वेज बोलने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए हमारे लैंग्वेज में भी हम मौज करेंगे, आई एम हैप्पी। तो हमने लैंग्वेज पॉलिसी जो हमारी भारत की, ये भी बहुत बेहतरीन, अनलाइक द श्रीलंकन पॉलिसी। सेंटर स्टेट रिलेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू रहा है आफ्टर इन इंडियन हिस्ट्री, आफ्टर इंडिपेंडेंस। लगभग 70-85 तक ले that was the problem in our politics, that who was ruling in central government, in it means first level, and वही सेम स्टेट्स में भी लेवल का, जैसे कांग्रेस शुरू में सभी राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार। तो सेंटर स्टेट का रिलेशन बहुत म्यूचुअल नहीं था। अभी तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम क्या कूद रहा है इधर कर, ठीक है। वो स्टेट पे कभी कभी अपना वो राष्ट्रपति शासन भी लग जाता था, तमाम चीज़ें दिक्कतें होती थी। लेकिन लगभग ये अगर आप लगभग 1990 तक ले आएंगे देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ मेजर पार्टीज होती हैं ये अपने सेंटर में पावर को खोती जाती हैं और ये वीकेन होने लगती हैं, और इनको हेल्प लेनी पड़ती है, सपोर्ट लेना पड़ता है कुछ छोटी पार्टीज, कुछ रीजनल पार्टीज होती हैं। फॉर व्हाट, फॉर फॉर्मिंग गवर्नमेंट। यहाँ से एक टर्म आता है कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। कोलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट यहाँ से आता है, जिसमें क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट में, एक बड़ी पार्टी
अपना मेजॉरिटी शो करने के लिए छोटी छोटी पार्टियों को अपनी मर्ज करके और उनसे अपनी क्या करती है, मेजॉरिटी को शो करती है। ठीक है, अब क्या होने लगा, कुछ रीजनल, अब स्टेट्स में जो पहले एरलरी हम देखे था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सभी स्टेट्स में इसकी ही गवर्नमेंट रहती थी, इसकी ही गवर्नमेंट, इसकी ही एक ही रहती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, डिफरेंट है और इनकी कभी इसकी मदद लेनी है तो कभी इसकी मदद लेनी, कभी इस पार्टी का सपोर्ट लेना, तब यहाँ पर सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बनाना। जैसे मोदी जी का एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। अब ये सिर्फ अकेले नहीं है, इसमें कई पार्टियों का अलायंस है तभी है। लेकिन हाँ, इसमें जो मेजर है वो क्या है, बीजेपी है। लेकिन बीजेपी भी कंप्लीट मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाई है। लेकिन अब इसके पहले अगर यूपीए सरकार देखोगे, यूपीए मीन्स जो कांग्रेस की है, ठीक है, वो उसमें भी कई थे तो कांग्रेस मेजॉरिटी में नहीं, लेकिन बल्कि उसकी जो अलायंस जो यूपीए सरकार थी, यूपीए का अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, तो यूपीए की सरकार में क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट थी। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आता है और कोलिशन गवर्नमेंट का वो आता है। इससे क्या होता है, हमारा सेंटर और स्टेट रिलेशन क्या होता है, और स्ट्रेंथन होता है। और जब सेंटर स्टेट रिलेशन स्ट्रेंथन होगा बेटा, तो हमारे यहाँ जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसकी कद्र होगी, दिस विल आल्सो स्ट्रेंथ है। ओके, तो आई थिंक दिस वाज लिटिल टॉपिक एंड कॉन्सेप्चुअल टॉक, तो हम बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। बट हाउ फेडरल प्रैक्टिस, आप इसको लिंक आप फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू नो दैट इंडियन लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड इंडियन लैंग्वेज पॉलिसी दैट adopted by Indian government on languages, ठीक, how they handle the problem of language. They made a lot of language as an official language. And what was the center state relation in earlier, before 1919 center state relation was different type, and after when coalition government were started to forming and central government का जो पावर था वो थोड़ा सा लूज होने लगा और रीजनल पार्टी जैसा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टियाँ, ये सब पार्टियाँ तब नहीं थी। ये तो 85 में बनी हुई है, 80 में बनी हुई हैं, आपकी बीजेपी भी 80 में बनी हुई है। तो ऐसी पार्टियाँ जब बाद में अभी सेंट्रल नेशनल पार्टी है, हम इसको पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि स्टेट पार्टीज़ कौन है, नेशनल पार्टीज़ कौन है। तो स्टेट पार्टीज़ का पावरफुल होना और स्टेट में उनका बहुत अच्छा डोमिनेंस होना सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताता है कि भैया हमें आपकी मदद चाहिए, हम एक अच्छा रिलेशन बना करके एक फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेंगे और कंट्री को डेवलप करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। हम नेक्स्ट में अपना नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।